नमस्कार, होमली टीवी भारत में स्वागत है। राजधानी लखनऊ में रोडवेज संविदा कर्मियों का आंदोलन एक बार फिर उग्र होता नजर आया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे चालक और परिचालक हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की और संविधान कर्मियों का आरोप है कि उनकी समस्याओं और मांगों पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि उनकी बात लगातार अनसुनी की जा रही है, जिसके चलते उन्हें सड़क पर उतारकर विरोध दर्ज कराना पड़ रहा है। और दुबग्गा डिपो से जुड़े संविधान कर्मी निजी कंपनी में विलय के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि वे किसी प्राइवेट कंपनी के अधीन काम नहीं करना चाहते और मौजूदा व्यवस्था में ही अपनी सेवाएं जारी रखना चाहते हैं और प्रदर्शन के दौरान तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारों में गांधी प्रतिमा स्थल गूंज उठा। और बताया जा रहा है कि सिटी बस सेवा से जुड़े करीब 500 परिचालक और चालक इस आंदोलन में शामिल हैं और कई दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। और स्थिति को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई संविधान कर्मियों को हिरासत में ले लिया और बाद में उन्हें हजरतगंज से इको गार्डन भेज दिया गया। और फिलहाल संविधान कर्मियों का आंदोलन जारी है और सभी की निगाहें प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच संभावित वार्ता पर टिकी हुई है। के हाथों में सौंपा जा रहा है और जो है जब हम सब जो है कहते हैं कि संविदा हम पर रखा जाए तो वो कहते हैं नहीं, आपको जो है निजीकरण के हाथों में हम दे देंगे। कितने पूरे लोग थे आपके? हमारे यहाँ के कम से कम 500 साथी हैं। जी, कहाँ से आप आए? जी हम तो दुबग्गा डिपो से आए हैं। जी, कितने लोगों की संख्या है? 500। कितने लंबे समय से मामला चल रहा है? ये जो है आज से 5वां दिन हड़ताल का है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना हम सबकी सुनवाई हो रही है। कहीं भी जाओ वहाँ पर जो है खदेड़ दिया जाता है। यहाँ पर आते हैं तो हम सबको उठाकर जो है वहाँ इको गार्डन में डाल दिया जाता है। ना कोई खाने पीने की व्यवस्था की गई है, ना पर वहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। केवल वहाँ पर हम सब भूखन मर रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हम सब जो है वहाँ मुख्यमंत्री से मिलने गए तो वहाँ मुख्यमंत्री से भी नहीं मिलने दिया गया। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो आगे का क्या है? अब हड़ताल जारी रहेगा और जो है जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे कार्य करते रहेंगे। हम लोग आते हैं यहाँ पे हम लोगों को लाद के वहाँ भेज दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज 7वां दिन है हम लोगों को और मेरे यहाँ के कुछ बंदों को वहाँ पकड़ लिया गया है, 5 लड़कों को। ये हो रहा, हम लोग परेशान है। अब क्या करें हम लोग? 10 साल करते करते हो गया। हम लोग 7,000 4,000 रुपए में हमको प्राइवेट में बेचा जा रहा है, और यहाँ आते हैं कोई सुनवाई नहीं। यहाँ से सीधा लाद के वहाँ डाल दिया जाता है, 6 बजे के बाद छोड़ दिया जाता है और कुछ नहीं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महोदय दयाशंकर जी ने भी कल सुनवाई हुई और उन्होंने भी कुछ नहीं सुनवाई की। क्या करें हम लोग, बताओ क्या मांगे आप? हम लोगों की संविदा पे हम लोग पहले थे भारत और संविदा पे रहेंगे, प्राइवेट कंपनी में नहीं जाएंगे। हम लोगों को प्राइवेट कंपनी में भेजा जा रहा है। समस्या ये, हम लोग कम से कम 350-400 लोग हैं। 350-400 लोग हैं। क्या करें हम लोग, बताइए? अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ लखनऊ में रह रहे हैं, कम 3 महीने से 4 महीने सैलरी नहीं मिली थी। जब हमने लोगों ने धरना किया तो 3 महीने, और मेरे मंडलायुक्त जी वहाँ पे वो भी वही हम लोगों को क्या करते हैं, अंदर कहीं आवाज ही नहीं उठाने दे रहे हैं, उठा के पटकवा देते हैं। बस ये कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु सिंह। कब किया गया आपको? वो अभी इनका क्रिकेट तो बहुत पहले चल रहा है, लेकिन जानकारी अभी मिली हम लोगों को 3-4 दिन पहले। लापरवाही किसकी है? लापरवाही तो अधिकारियों की, हमको जबरदस्ती या तो पहले सूचित करना था। हम लोग तो बहुत पहले से कर रहे हैं, 10 साल हो गए करते करते। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग क्या, हमको संविदा में रखना चाहिए। क्या वेतन मिल रहा था आपको? 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीना है। खुशीनगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिनकी सरकार
ने उत्तर प्रदेश में माफिया के प्रभाव को समाप्त करने के साथ साथ बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों पर भी प्रभावी नियंत्रण किया है। उन्होंने कहा कि मच्छर बीमारियां फैलाते हैं जबकि माफिया बेरोजगारी और भय का माहौल पैदा करते हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में बीमारी और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार ने लगातार काम किया है। और उन्होंने दावा किया है कि आज उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है और प्रदेश के विभिन्न जिलों में युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से कुशीनगर के युवाओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि अब यहां के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं और विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री के इस बयान को प्रदेश में कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दों पर सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करने के रूप में देखा जा रहा है। कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं। क्योंकि मैं हर नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देता हूं, पूरी सूची मंगाता हूं, देखता हूं वे कुशीनगर का भी कोई नौजवान आया है कि नहीं आया है। पुलिस की भर्ती हुई तो पुलिस की भर्ती में कुशीनगर का नौजवान, कोई भर्ती होती है कुशीनगर का कोई बेटी, कुशीनगर का कोई नौजवान भर्ती होता है, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर रहा है। और अब जो निवेश हो रहा है इस निवेश के माध्यम से भी जो रोजगार मिल रहा है उस रोजगार में भी, उस नौकरी में भी कुशीनगर का नौजवान भी प्राप्त करता है। बहनों और भाइयों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर उठे विवाद ने नया मोड़ लिया है। टीएमसी ने अपने 2 विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपान साहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी के निलंबित नेता रिजू दत्ता का बयान चर्चा में आ गया है। रिजू दत्ता ने दावा किया है कि दोनों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार जालसाजी का आरोप लगाया था। उनके मुताबिक इस शिकायत के बाद पार्टी ने दोनों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया है। दत्ता ने कहा है कि इस पूरे मामले की राजनीतिक जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व को लेनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाया गया वही अब पार्टी नेतृत्व के लिए चुनौती बन गए हैं। रिजू दत्ता ने यह भी कहा है कि बसपा को धन्यवाद देने की वजह से उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया था। उनके इस बयान के बाद टीएमसी के भीतर आंतरिक कलह और अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में टीएमसी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रियाएं आगे आने की कार्रवाई पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा ने चिट्ठी लिखा था स्पीकर को कि उनका साइन फॉर्ज किया है, साइन फॉर्जरी हुआ है, और ये सुनने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इन 2 विधायकों को एक्सपेल कर दिया। उसके बाद क्योंकि मैंने भी तृणमूल कांग्रेस किया बहुत साल, मेरे पास ये खबर आया कि, और कुणाल घोष जी जो तृणमूल के विधायक है उन्होंने भी प्रेस में बोला ये कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ, और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलए के साथ मीटिंग किया है। और आज
शायद ये दोपहर को 1 या 2 बजे ये सारे एकजुट होके विधानसभा के स्पीकर के पास जा रहे हैं और ये 3 मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है, पर मैं 2 बहुत बड़ी बातें कहना चाहता हूं। पहला बात, जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि 2 चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था। ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन, उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला। और मैंने बीजेपी को धन्यवाद बोला था इसलिए मुझे सस्पेंड कर दो। आज तो आई स्टैंड विंडिकेटेड टुडे। आईटी सेल को मेरे पीछे लगा दिया था तृणमूल कि मेरा सारा सोशल मीडिया उड़ा दो। आज क्या हो रहा है? दूसरा चीज, ये जो पूरा विधायकों का, सांसदों का जो गुस्सा है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, इनका सबका, मैंने जो बोला था 8 तारीख 9 तारीख को, आज तो वही बोल रहे हैं कि आईपैक के ऊपर इनका गुस्सा है, अभिषेक बनर्जी के ऊपर इनका गुस्सा है। ये दीदी को पता नहीं चला। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ का आरोप लगाया। और मीडिया से बातचीत में अवधेश प्रसाद ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामलों पर सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश की है और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने दावा किया है कि विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिसमें युवाओं में निराशा और आक्रोश बढ़ रहा है। सपा सांसद ने कहा कि इस तरह की घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए और शिक्षा विभाग को जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार पेपर लीक होने से मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। अवधेश प्रसाद ने आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भी जिक्र करते हुए दावा किया है कि युवा वर्ग सरकार के खिलाफ मतदान करेगा। और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनने का प्रयास करेगी। पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष के हमलों और सरकार का जवाब के बीच यह मामला एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। हुआ है, इस मामले को लेकर हमारे नेता और हिंदुस्तान के कल की उम्मीद आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत अच्छे ढंग से सरकार की जवाबदेही भी तय की और सरकार की असफलता पर कड़े सवाल उठाए। आपको याद होगा, हमने भी, आप जब भी आते हैं, हमने भी 2, 3, 4 बार इस परीक्षा पर योगी सरकार की और जो हमारी सरकार के अंदर सब पर सवाल उठाए। केवल यही पेपर नहीं लीक हुआ, ये पेपर लीक होने का सिलसिला लगातार जारी है। पेपर सेट करने वाले कौन है, जिम्मेदारी किसने दी है, लीक करने वाले कौन लोग हैं। ओवरऑल सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसके लिए सरकार के शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। खैर, ये नैतिकता से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए इस्तीफा तो नहीं देंगे। लेकिन इस प्रदेश का युवा, इस देश का युवा, जो हमारी अमूल्य धरोहर है, दौलत है, किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं। बिहार की राजनीति में सरकारी आवाज को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। शेखपुरा में
मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सरकारी आवास और जन सेवा को लेकर अपनी बात रखी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि उन्होंने 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 मई को अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था। उन्होंने कहा है कि सरकारी आवास किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होता और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पद के अनुसार आवास का आवंटन होता है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ राजतंत्र नहीं है कि किसी को भी जो घर मिल गया है वहाँ हमेशा उसी में बना रहे। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि सरकार में आने का उद्देश्य व्यक्तिगत सुविधाएं नहीं बल्कि जनता का कल्याण और विकास है। और सम्राट चौधरी ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों और सरकार का पूरा ध्यान जनता की समस्याओं के समाधान और राज्य के विकास पर होना चाहिए। उनके इस बयान को सरकार के आवाज को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब के रूप में देखा जा रहा है और बिहार की राजनीति में इस बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज होने की संभावना है। कुछ लोगों को चिंता लगती है कि हमारा घर हमारा बचा रहे। मैं तो पिछले 10 वर्षों से 2016 से लेकर 2026 तक मैं कई बार मंत्री बना, कई बार उप मुख्यमंत्री बना, बिहार का गृह मंत्री भी रहा, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था। मात्र 2400 स्क्वायर फीट के घर में अपने घर में रहने का काम करता हूं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार की सेवा करने का मौका दिया है। सर, मैं तो अब पहली बार नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। नीतीश कुमार जी को कोई नोटिस नहीं गया। नीतीश कुमार जी को सिर्फ उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए। मैं 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बना और मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि 1 मई को उन्होंने अपना सरकारी घर खाली करके दूसरे घर में चले गए। यह है सुचिता का परिचय। लोग उनको देखना चाहते हैं जो लोकतंत्र में जनता का सेवक होते हैं। मैं तो जब मुख्यमंत्री आवास में गया तो मैंने पहले दिन का पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन और टीएमसी की स्थिति को लेकर प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल राजभर ने कहा है कि जो राजनीतिक दल केवल सत्ता की राजनीति करते हैं, जनता समय आने पर उन्हें जवाब देती है। उन्होंने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस का जनाधार कमजोर हो रहा है और पार्टी के भीतर भी असंतोष दिखाई दे रहा है। राजभर ने कहा है कि आज स्थिति यह है कि पार्टी की बैठकों में विधायक भी शामिल नहीं हो रहे हैं और साथ ही उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले जैसी घटनाओं की निंदा करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की हिंसा या हमले का समर्थन नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक राजनीति में संवाद और शांतिपूर्ण माहौल जरूरी है। उनके इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बसपा और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है और फिलहाल अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले और उसके विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। देखिए, वोट की राजनीति में जो सब कुछ ताक पर रखने वाले लोग हैं और सब कुछ दरकिनार करके सिर्फ सत्ता की राजनीति जो लोग करते हैं, उनके साथ जनता ऐसा ही हश्र करती है। आप देखिएगा, टीएमसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आज उनकी बैठकों में विधायकों ने जाना बंद कर दिया। उनके विधायकों ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, उनकी बैठकों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। ये तो उनके जो विधायक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेने की बात अगर कर दे तो पूरी की पूरी पार्टी ट्रांसफर होके भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से विलय की स्थिति में आ जाएगी। आप देखिएगा,
टीएमसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जनता के अंदर कितना आक्रोश भरा हुआ है। हालांकि इस तरह की घटनाओं की हम लोग निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। लेकिन इनके कुकर्मों से, इनके पापों से जनता कितना आक्रोशित है, उनके मन में कितना आक्रोश भरा हुआ है, जिसका प्रदर्शन थोड़ा सा भी समय मिलता है तो वो कर देते हैं। इसलिए सार्वजनिक जीवन में रहने वाले, राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ये नजीर भी है, उदाहरण भी है कि हमें जनभावनाओं को नजर। पश्चिम बंगाल की राजनीति स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान सामने आया है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में नई सरकार की कामकाज और सुशासन को लेकर अपनी बात रखी। सुरेश खन्ना ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अराजकता के दौर का अंत हो चुका है और अब उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत शासन चलाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि वर्तमान सरकार द्वारा लिए गए फैसले राज्य और देश हित को ध्यान में रखकर किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा और एनडीए के प्रयासों से बनी सरकार का काम करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए ताकि वह जनता के लिए किए गए वादों को पूरा कर सके। मंत्री ने जोर देकर कहा है कि सुशासन सरकार की प्राथमिकता है और विकास की योजनाओं को सभी वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। सुरेश खन्ना ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह भावना साथ पश्चिम बंगाल में विकास और जन कल्याण के कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे। उनके इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर एक बार फिर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। वेस्ट बंगाल में अराजकता का अंत हुआ है। बरसों तक हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी ने बंगाल को एक अराजकता के गर्त में झोंक रखा था। आज सही मायने में एक पॉपुलर सरकार बनी है एनडीए की और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की। अब हर तरह से वहाँ पर कानून सम्मत तरीके से काम होगा और हर चीज़ मेरिट के ऊपर तय होगी। और अभी तक जो देखा गया है कि जितने भी फैसले उन्होंने किए हैं वो देश हित में और ख़ास तौर से वेस्ट बंगाल के हित में किए गए। तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से बंगाल, जो कि हमारा एक बॉर्डरिंग स्टेट है, वहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है वो सुरक्षित रहे, और जिस प्रकार से वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा, जिस प्रकार से वहाँ पर हर प्रकार से एक दुर्व्यवस्था की स्थिति देखने को मिली, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विशेष प्रयासों से जो सरकार बनी है उसको काम करने का मौका दिया जाना चाहिए पूरी तरीके से। किसी भी सरकार के लिए जितना दिन अभी तक सरकार बने हुए हैं उसका इस समय मूल्यांकन करना ये उचित भी नहीं है। हालांकि उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं वो स्वागत योग्य है, लेकिन इस प्रकार से जब जनता ने चुनी है सरकार तो कम से कम एक साल तक ये देखना चाहिए कि सरकार की दिशा क्या है। इसके पहले कि बाकायदा लोग उसके लिए आंदोलन करें। अब चूंकि सत्ता तो चली गई, अब सत्ता तो है नहीं। उन्होंने तो सत्ता जाने के बाद भी इस्तीफा देने से मना किया था। ये तो एक पहली बार ऐसी परंपरा सुनने को मिली, लेकिन बाद में वो उनको तो जाना ही था। लेकिन आज पूरे देश में खासतौर से हमारी फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे होम टीवी भारत।